वेलकम बैक जी। अभी तक जो हम गुफ्तगू करते आए हैं वो सारी इस एंगल से थी जैसे हमारे क्लासीफायर की जो आउटकम्स हैं, जो उसकी आउटपुट है वो बाइनरी है। हम बाइनरी लेबल्स वाले क्लासीफायर को देख रहे थे, या ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन हमारी क्लासेस ज़्यादा भी तो हो सकती है ना, हमारी इससे ज़्यादा क्लासेस वाले भी क्लासीफायर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय द वे, जो मैं इन स्लाइड्स के लिए जो मेन सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ स्लाइड्स मैंने डायरेक्टली वहाँ से लिए हैं, ये जुराफ्स्की एंड मार्टिन की स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बुक की स्लाइड्स हैं, और ये इस लिंक के ऊपर अवेलेबल है। बाय द वे, दिस इज़ द बुक जिसका मैंने शायद आपसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट बुक अवेलेबल ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच जो इस वक्त है। इट्स वेरी रीडेबल, इट्स वेरी सिंपल। इसका जिक्र बहुत होता रहेगा, कुछ चीज़ों में बहुत इजी एक्सप्लेन करता है। ये ऑथर्स जो एक्सप्लेन करते हैं बहुत आसानी से करते हैं, तो लिहाजा वो मैं आप लोगों को इसका रेफरेंस देता रहूँगा जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अगर हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले लें, वैसे तो हम हर फील्ड से निकाल सकते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज की स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, एंड यू वांट टू से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, सो लेट्स से 3 क्लासेस। या पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करनी है, सो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। सो यू विल बी सरप्राइज्ड, हमें तो लगता है ना कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो हम नॉर्मली सीखते आए हैं अपनी छोटी क्लासों से। जो हम जिस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, that could be defined as either 30 classes or even 120 या 140 classes। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं उससे, जो कि आपने इससे पहले देखे हुए हैं, और कभी किसी एनएलपी की क्लास में मुलाकात हुई, या अगर आप कहीं और एनएलपी पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ फन इज़ दैट। और जब हम स्पेशली इसको उर्दू और लोकल लैंग्वेजेस के लिए करते हैं तो हाउ मच फन इज़ दैट। अच्छा जनाब, फिर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। वर्ड सेंस का मतलब ये होता है कि एक वर्ड का वहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर मीनिंग यूज़ हो रहा था। तो इसमें इसके अंदर जितनी क्लासेस हैं वो आपकी सारी की सारी वर्ड सेंसेस हैं। इसी तरह से इमोशन की डिटेक्शन है। ये किसी भी, ये विजन में भी हो सकती है, ये लैंग्वेज में भी हो सकती है, ये एक स्पीच के अंदर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो इमोशन की क्लासिफिकेशन, इमोशंस बहुत सारे डिफाइन किए जा सकते हैं। वी कैन डिफाइन इमोशंस टू बी थाउजेंड्स ऑफ इमोशंस। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे उन्होंने पूरी इमोशंस का एक गैलेक्सी या इमोशन के यूनिवर्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस इज अ गैलेक्सी ऑफ इमोशंस, अ क्लाउड ऑफ इमोशंस, जिसमें चीज़ें मिलती जुलती हैं। बिकॉज विद इमोशंस, even in very well known emotions like happiness, they could be shades, and then the shades could be hundreds of different shades। जो आपको खुशी होती है मिसाल के तौर पर क्लास ख़त्म होने के वक्त, वो खुशी वो नहीं होती जो आपको ए आने के वक्त होती है, और वो खुशी वो नहीं होती जब आप जो आपको लेट से वीडियो गेम खेलते वक्त हो रही होती है, और वो खुशी वो नहीं होती जो आपको लेट से अपने पेरेंट्स से घर जाके मिलते हुए खुशी होती है, या अपने बहन भाइयों से या रिश्तेदारों से मिलते हुए खुशी होती है। खुशी के इमोशंस होते हैं, सॉरी शेड्स होते हैं। इसी तरह गम के भी शेड्स होते हैं, इसी तरह से एंगर के भी शेड्स होते हैं, इसी तरह से ग्रीफ के भी शेड्स होते हैं। तो इमोशंस की क्लास बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वी कैन इवन डिफाइन 2, जो कि शायद इनकम्प्लीट सेट होगा। बट एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि वो क्लासीफायर्स जो इस किस्म की चीज़ों में क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तस्वीर देख कर बता रहे हैं इमोशन क्या है, या एक आवाज़ जो है एनालाइज करके बता रहे हैं इमोशन क्या है, ये सारे के सारे क्लासीफायर्स मल्टी क्लास क्लासीफायर्स हैं। मेरा यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ये है इस स्लाइड का कि ये कोई अजीब चीज़ की बात नहीं हो रही। इट्स अ वेरी कॉमन केस वे यूल बी वर्किंग विद क्लासीफायर्स वेयर देर आर मोर देन 2 क्लासेस। जब हम मोर देन 2 क्लासेस की भी बात करते हैं ना, तो उसका भी मतलब कोई एक मानी नहीं होता। उसके भी बहुत से मुख्तलिफ किस्म के अंदाज हो सकते हैं डिफाइन करने के। मैं अगर आसान वर्ड्स में कहूँ तो आप ये सोचिए कि एक इमोशन क्लासीफायर है जो कि 6 इमोशंस में से किसी एक तस्वीर को या किसी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को कोई एक इमोशन असाइन कर देता है। लेट्स से देयर इज एंगर हियर, बट इन रियलिटी ऐसा भी होता है कि एक ही तस्वीर के लेट से 4 डिफरेंट इमोशंस नजर आ रहे हैं। उसमें गम भी है, उसमें गुस्सा भी है, उसमें और कोई 2 इमोशंस भी हैं। फर्ज करें ये 2 ही हैं, तो अब यहाँ पे वन ऑफ नहीं हुआ, यहाँ 2 इमोशंस मिले हैं एक ही फोटोग्राफ को या एक ही ऑडियो को। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोर देन 2 क्लासेस का जो पहला केस है वो है जहाँ पे आपके पास सेट्स ऑफ बाइनरी क्लासीफायर्स हैं और आपको मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन मिल रही है। एक से ज़्यादा लेबल लग सकता है हर क्लास को। ठीक है, तो एन इंस्टेंस कैन बिलोंग टू 0, 1 या मोर देन 1 क्लासेस। तो आप लेट्स से you're angry and you're surprised and you're grief stricken at the same time। ठीक है, तो ये 3 इमोशन लेट से इस केस में मिल गए। अच्छा जनाब, फॉर ईच क्लास सी, क्लास आपके डिफरेंट लेबल्स हैं, लेट्स से एंगर, हैप्पीनेस, सरप्राइज, ग्रीफ, वट एवर। बिल्ड अ बाइनरी क्लासीफायर एच ऑफ सी to distinguish C from all of the other classes।
तो अब आपने इसको किया इस तरह से है कि बेसिकली आपने जितनी क्लासेस है ना उतने क्लासीफायर बना लिए, और हर क्लासीफायर ये देखता है कि क्या इसमें ये वाली क्लास है या नहीं है. सो ईच क्लासीफायर जस्ट डिसाइड्स कि मैंने इसको ये वाला लेबल देना है या नहीं देना है. यानी इट्स जस्ट अ बाइनरी क्लासीफायर बिटवीन लेट्स से एंगर वर्सेस एवरीथिंग एल्स, हैप्पीनेस वर्सेस एवरीथिंग एल्स. तो ये अब यहाँ से ये मुमकिन है कि उसको वो सरप्राइज का थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर जाए, उसे सरप्राइज का लेबल भी मिल जाए, उसे एंगर का थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर जाए, उसे एंगर का लेबल भी मिल जाए, एंड सो ऑन. So given a test instance D, evaluated for membership in each class using each h of c, D belongs to any class for which h of c returns true, और वो एक से ज़्यादा में भी आपको true आ सकते हैं. So this is what we call the any of या multi label classification. ठीक है, multi label से आपके जहन में ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो है वो इसको कितने labels मिल रहे हैं. दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है मोर देन टू क्लासेस के लिए, उसको हम कहते हैं, अगेन इसमें सेट्स ऑफ बाइनरी क्लासिफायर हैं, बट इट इज़ अ मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन. इट्स अ वन ऑफ क्लासिफिकेशन. ये वो वाला केस है जहाँ पे सब में से किसी एक से बिलोंग हो सकता है. फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास स्पीकर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें मैंने लेट्स से 10 स्पीकर्स की ऑडियोज ट्रेन की हुई हैं. ठीक है, आपकी क्लास की फॉर एग्जांपल 160 स्टूडेंट्स की मैंने ऑडियोज ट्रेन की हुई हैं. आप में से कोई एक बोलता है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जमील भी है और ये नसरीन भी है और ये हमीद भी है. आई एम सॉरी कि आप में से अगर किसी का असली नाम ही है, आई एम जस्ट क्रिएटिंग नेम्स हियर, सो मैं अपना नाम यूज़ कर देता हूँ. तो ये जो है वो अली भी है, और लेट्स से ये हारिस भी है, और ये उसामा भी है, और ये हिरा भी है, और ये जो है वो हाशिम भी है, मिसाल के तौर पर. तो अब ये नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा ना, तो लिहाजा यहाँ पर वन ऑफ ही यूज़ करना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो द क्लासेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ईच इंस्टेंस इज इन एग्जैक्टली वन क्लास. तो यहां पर फॉर ईच क्लास सी यू विल द क्लासीफायर एच ऑफ सी टू डिस्टिंग्विश सी फ्रॉम ऑल अदर क्लासेस. ऑल अदर क्लासेस. अब यहाँ पे मेंबरशिप का आंसर यस नहीं आ रहा. यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि एक क्लासीफायर इस तरह का बन रहा है जो हर क्लास को बाकी सब क्लासेस से अलग कर रहा है, और इस मौके के ऊपर आपने सिर्फ कोई एक लेबल इसको असाइन करना है. आप एक से ज्यादा लेबल्स नहीं असाइन कर सकते. गिवन योर टेस्ट इंस्टेंस डी, यू इवैल्यूएटेड फॉर द मेंबरशिप इन ईच क्लास यूजिंग एच ऑफ सी. डी बिलोंग्स टू द वन क्लास विद मैक्सिमम स्कोर. यहाँ फ़र्क हुआ है सिर्फ. अब तक आपको लग रहा होगा कि जी पहले भी तो हम सी क्लासीफायर्स बना रहे थे, अब भी बना रहे हैं. पहले केस में ये था. सो जो हमारा मल्टी लेबल था केस, और जो अब हमारा मल्टीनोमियल का केस है, इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर मल्टी लेबल में यू हैड योर H1, H2, H3, H4 एंड H5. ये सब के सब कोई ना कोई स्कोर रिटर्न कर रहे थे. लेट्स से स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, स्कोर 4 एंड स्कोर 5. ठीक है, और अब जहां कहीं भी कोई स्कोर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड था, लेट्स से एक थ्रेशोल्ड T1 एंड सिमिलरली थ्रेशोल्ड T2, थ्रेशोल्ड T3, थ्रेशोल्ड T4 एंड थ्रेशोल्ड T5, जहां कहीं भी इससे बड़ा था वो लेबल मिल जाता था. सो लेट्स से लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, लेबल 5. सो यहाँ से इसको एक लेबल मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, या हो सकता है 0 मिले. सो एनीवेयर फ्रॉम 0 to 5 लेबल्स लेके निकलेगा ये मल्टी लेबल के अंदर. ठीक है, ये मल्टी लेबल था. मल्टीनोमियल में क्या था, सब इसी तरह से ही है, बस ये लेबल्स नहीं है. स्कोर्स आए S1, S2, S3, S4 एंड S5, और आपने उसका मैक्स ले लिया. जिस आर्ग्यूमेंट पे मैक्स आ रहा है, यानी जिस पर्टिकुलर लेबल के लिए मैक्स आ रहा है, सो बेसिकली दिस इज योर आर्ग मैक्स, जो लेबल आपको रिटर्न होगा Li, वो लेबल आप जितवा देंगे. तो इन सब में से कोई एक लेबल असाइन होगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. दोनों केसेस में आपने सबकी मेंबरशिप ढूंढी है. एक में जो मिलता चला गया उसका लेबल दे दिया, दूसरे केस में सिर्फ मैक्स जिसमें आया उसका लेबल दे दिया. जब आप इसको बनाएंगे तो मजीद ये आपको क्लियर हो जाएगा. अच्छा जनाब, तो अब हम एक यहाँ पे 3 क्लासेस वाले सिस्टम को, उसकी एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखते हैं तो किस तरह की होती है. बाय द वे, आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि ये मैंने उनकी स्लाइड्स यूज़ की हुई हैं. दिस वन इज़ एक्चुअली फ्रॉम द बुक, जो जुराफ्स्की एंड मार्टिन की जो बुक ऑनलाइन अवेलेबल है. स्लाइड्स आर अवेलेबल फॉर फ्री फॉर टीचिंग, तो वी कैन इवन यूज़ द स्लाइड्स डायरेक्टली. तो वहीं से मैं सब कुछ ले रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई हैड द लिंक एट द बिगिनिंग. दीज आर रियली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड्स. अच्छा जनाब, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी गोल्ड लेबल ऊपर है और सिस्टम आउटपुट नीचे है. ठीक है, जिस तरह पहले था. फर्क सिर्फ इतना है कि बजाय यस नो के अब आपके पास जो है वो 3 क्लासेस हो गई. तो अब अगर आप देखें, इस 8 का मतलब है कि ये 8 गोल्ड लेबल भी इनका अर्जेंट था और सिस्टम ने भी इनको अर्जेंट कहा है. ठीक है,
ये 5 गोल्ड लेवल अर्जेंट था, सिस्टम ने नॉर्मल कहा है। ये 3 गोल्ड लेवल अर्जेंट था, सिस्टम ने इनको स्पैम कहा है। ठीक है, सो दिस इज फॉर एग्जांपल एन ईमेल सिस्टम जो कि उनको किसी भी एक ईमेल को जो है वो असाइन कर रहा है, वन ऑफ सिस्टम है ये, और अर्जेंट, नॉर्मल या स्पैम असाइन कर रहा है लेबल, 3 में से एक लेबल असाइन कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आई होप कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल उसी तरह की मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रिसीजन रिकॉल वगैरह जब निकलेगी तो अब यहाँ एक ग्लोबल प्रिसीजन रिकॉल नहीं निकल रही होगी, यहाँ पर आपकी सारी की सारे लेबल्स के लिए अलग अलग प्रिसीजन और रिकॉल निकल रही होगी। सो फॉर एग्जांपल द रिकॉल फॉर अर्जेंट, रिकॉल फॉर नॉर्मल एंड रिकॉल फॉर स्पैम, ये 3 रिकॉल्स निकलेंगी। अब मानी वही है कि कितने मेरे पास अर्जेंट थे और उसमें से मैं कितने पकड़ सका हूँ, कितने मेरे पास नॉर्मल थे और मैं उसमें से कितने पकड़ सकूँ, कितने मेरे पास जो है वो स्पैम थे और मैं उसमें से कितने पकड़ सकूँ। मानी उसी तरह से ही है बिल्कुल, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये वो बदल गया कि वो इट्स नॉट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड सिमिलरली आपके पास प्रिसीजन में भी वही चीज़ नज़र आ रही है कि कितने मैंने चीज़ें रिटर्न की हैं एज अर्जेंट, उनमें से सचमुच कितनी अर्जेंट थी, कितनी मैंने चीज़ें रिटर्न की एज नॉर्मल, उनमें से कितनी सचमुच नॉर्मल थी, और कितनी मैंने चीज़ें रिटर्न की हैं स्पैम, उनमें से कितनी स्पैम थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बेशक पॉज करके अपने आप को कन्विंस कर लें कि नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग एट अ 3 क्लास क्लासीफायर जिसमें सिस्टम की आउटपुट को आपने ग्राउंड ट्रुथ के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, और ये वन ऑफ वाला एग्जाम्पल है जहां पे आपने ईमेल की कैटेगराइजेशन की हुई है। अच्छा जी, सो पर क्लास एवेल्यूएशन मेजर्स किस तरह काम करते हैं? उस क्लास की जो आपके पास आंसर आया है डिवाइडेड बाय जो, सो फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन ऑफ इंस्टेंसेस इन क्लास आई क्लासिफाइड करेक्टली, रिकॉल का केस ये वो वाला निकलेगा कि मेरी उस क्लास के अंदर यानी कितनी चीज़ें सचमुच में अर्जेंट थी और उनमें से मैंने कितनी अर्जेंट पकड़ी हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें सचमुच में नॉर्मल थी, उनमें से मैंने कितनी नॉर्मल पकड़ी हैं, कितनी स्पैम थी, मैंने कितनी स्पैम पकड़ी हैं। ठीक है, प्रिसीजन का केस क्या है? फ्रैक्शन ऑफ इंस्टेंसेस असाइंड क्लास आई दैट वर एक्चुअली अबाउट क्लास आई। ये बिल्कुल वही वाली जो हम अभी दूसरी चीज़ देख कर आए हैं, जहाँ पे हमने ये देखा है कि कितनी चीज़ें मैंने रिटर्न की हैं एज अर्जेंट, उनमें से सचमुच अर्जेंट कितनी थी। और एक्यूरेसी क्या चीज़ है? एक्यूरेसी बाय द वे ये एक नई टर्म यहाँ आ रही है, एरर रेट। दिस इज द अदर वे ऑफ लुकिंग एट एक्यूरेसी। 1 माइनस एक्यूरेसी इज एरर रेट एंड 1 माइनस एरर रेट इज एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी यहाँ पे किस तरह निकलेगी, कहाँ कहाँ में फ्रैक्शन ऑफ इंस्टेंसेस जो कि करेक्ट थी ओवर ऑल इंस्टेंसेस जितनी मुझसे पूछी गई थी। तो ये बिल्कुल मेजर्स उस तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो है इनमें से कुछ मेजर्स पर क्लास हो गए, कुछ मेजर्स जो है पर क्लास हो गए, कुछ मेजर्स अभी भी ग्लोबल है कि हम कहाँ कहाँ सही असाइन कर रहे हैं। बाय द वे सही असाइनमेंट्स कहाँ थी पिछले वाले उसमें? सारी की सारी उसके डायगोनल के ऊपर थी। सो मेन डायगोनल के ऊपर उस मैट्रिक्स में, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जितना कुछ था वो सब के सब हमारे ट्रू थे आंसर्स जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई यू सी एन आई हियर। Now there are two ways of basically averaging out the answers, averaging out the responses of these multi-class classifiers. दो तरह से आप इसको एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लास है तो आप, क्वेश्चन यहाँ ये है कि हम कैसे कंबाइन करेंगे योर मल्टीपल परफॉर्मेंस मेजर्स इनटू वन क्वांटिटी। एक है जिसको हम मैक्रो एवरेजिंग कहते हैं, कंप्यूट द परफॉर्मेंस फॉर ईच क्लास एंड देन एवरेज। ये इन अदर वर्ड्स ये होता है कि जैसे आपने डिटेल में नहीं जा रहे, सबका रिजल्ट आपने उनसे मांगा है, पूरा पूरा रिजल्ट, और उस सब कुछ का एवरेज निकाल लिया। दिस इज मैक्रो एवरेजिंग। माइक्रो एवरेजिंग ये होती है कि नहीं, कलेक्ट डिसीजंस फॉर ऑल क्लासेस, कंप्यूट कंटिजेंसी टेबल एंड इवेल्युएट। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखें जनाब। सो यहाँ पे आपको माइक्रो एवरेजिंग और मैक्रो एवरेजिंग दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो ये वही वाली मैट्रिक्स है जो अभी आप देख कर आए हैं, जहाँ पे हम किसी भी ईमेल को अर्जेंट, नॉर्मल या स्पैम असाइन कर रहे हैं। ये सिस्टम के आउटपुट्स हैं, ये उसके गोल्ड लेबल्स हैं, और ये प्रिसीजन रिकॉल निकली हुई है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट केस है जिसको हम मैक्रो एवरेजिंग कहेंगे, और ये जो दूसरा केस है इसको हम माइक्रो एवरेजिंग कहेंगे। अब इसको पहले बस कैलकुलेट होना समझ लें और आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। देखिए इस फर्स्ट वाले टेबल को देखिए। सबसे पहले क्लास 1 अर्जेंट, इस क्लास 1 अर्जेंट के लिए आप कैलकुलेशन किस तरह कर रहे हैं? सो आपने इसका बिल्कुल वैसे टेबल बनाया जिस तरह से आप पहले बाइनरी का बना कर लाते थे। योर ट्रू अर्जेंट, योर ट्रू नॉट अर्जेंट, योर सिस्टम प्रिडिक्टेड अर्जेंट एंड योर सिस्टम प्रिडिक्टेड नॉट अर्जेंट। ठीक है, तो ये आ कहाँ से रहे हैं? ये 8 आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपने अर्जेंट को अर्जेंट के साथ सही, यानी योर ट्रू अर्जेंट्स थे आपके। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका नंबर आ रहा है, ये 340 जो आ रहा है, ये इस सब कुछ का सम था। ये वो सब चीज़ें थी जिन्हें आपने अर्जेंट नहीं कहा है, इनको आपने अर्जेंट नहीं कहा है, और ये अर्जेंट हैं भी नहीं।
हमने भी इनको अर्जेंट नहीं कहा। हमने किन चीज़ों को अर्जेंट कहा था? हमने इन चीज़ों को अर्जेंट कहा था। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इससे वाजे हो जाए। हमने इन चीज़ों को अर्जेंट कहा था, ठीक है। और सचमुच में अर्जेंट कौन सी चीज़ें थी? सचमुच में ये अर्जेंट थी। तो लिहाजा ये वो चीज़ें थीं जो अर्जेंट नहीं थीं और हमने भी इनको अर्जेंट नहीं कहा। सो दीज आर योर ट्रू नेगेटिव्स, ठीक है। 340 जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ये आपके ट्रू पॉजिटिव्स हैं अर्जेंट के एंगल से अगर खाली देखा जाए, जो कि खाली यहाँ लिखे हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है, ये आपका बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिनको मैंने अर्जेंट कहा है, लेकिन ये सचमुच में अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वो केसेस हैं जो मेरे फॉल्स पॉजिटिव्स हैं। ये मेरे फॉल्स पॉजिटिव्स हैं। मैं पॉजिटिव कह रहा हूं लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये अर्जेंट है लेकिन ये अर्जेंट नहीं, ये यहां से निकल रहे हैं। अब आखिरी बता दें वो कहां से निकलेगा, मेरे फॉल्स नेगेटिव्स कहां से निकल रहे हैं? वो सारी चीजें जो अर्जेंट हैं लेकिन मैं उनको अर्जेंट नहीं कह रहा। वो सारी चीज़ें अर्जेंट हैं लेकिन मैं उनको अर्जेंट नहीं कह रहा, मैं उनको अर्जेंट में नहीं पकड़ पाया। ये चारों चीज़ें निकल आई। अच्छा, अब आपने जो चीज़ सीखनी है ना, जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, वो ये है कि हाउ वुड दिस प्रोसीड फ्रॉम हियर। यानी कि अब मैं अगर ये आपसे कहता हूँ कि ये अगली मैट्रिक्स बनाएं, ये वाली मैट्रिक्स बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे? इस मैट्रिक्स को ज़रा बनाने की कोशिश करें। देखिए, ये बन रही है नॉर्मल के लिए। नॉर्मल का आपके पास ये दरमियान वाला केस है। सो इधर ये है और इधर ये है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर नाउ। लेट मी यूज आई डोंट नो पर्पल। अच्छा जनाब, अब जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कहां कहां मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल है और सचमुच में नॉर्मल है? ये वाला केस, ठीक है। ये यहां पर आ गया। मैं भी कह रहा हूं नॉर्मल है और ये सचमुच में भी नॉर्मल है। अच्छा, ये केस कहां पे लिखा हुआ है? जहां पर मैं कह रहा हूं नॉर्मल नहीं है और वाकई नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल नहीं वाली लाइंस कौन कौन सी हैं? ये नॉर्मल नहीं है और मैं कह रहा हूँ नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है और मैं कह रहा हूँ नॉर्मल नहीं है। और ये नॉर्मल नहीं है और मैं कह रहा हूँ नॉर्मल नहीं है। सो दिस इज 200 प्लस 8 208 प्लस 4 212। ये इन चार का सम है जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। अब हम देखते हैं कि ये वाली चीज कहाँ से आ रही है। ये वो हैं जिसको मैं कह रहा हूं कि ये नॉर्मल हैं लेकिन ये सचमुच में नॉर्मल नहीं है। ये मेरे फॉल्स पॉजिटिव्स हैं। फॉल्स पॉजिटिव्स मुझे इस टेबल के अंदर कहाँ मिलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव्स मुझे मिलेंगे जब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल है, तो लिहाजा मैं कौन सी जगहों पे कह रहा हूँ नॉर्मल है? मैं यहाँ कह रहा हूँ नॉर्मल है, यहाँ कह रहा हूँ नॉर्मल है और यहाँ कह रहा हूँ नॉर्मल है। और इनमें से कौन कौन सा केस है जहाँ पे सचमुच में ये नॉर्मल नहीं है? ये वाला केस है और ये वाला केस है। तो दिस इज 55। ठीक हो गया। अब आखिरी चीज रह गई। आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज ये है, ये 40, जहां पर सचमुच में नॉर्मल है लेकिन मैं कह रहा हूं नॉर्मल नहीं है। सचमुच में नॉर्मल है वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। ये वो चीजें हैं जो सचमुच में नॉर्मल है। और इनमें से कहां कहां मैं कह रहा हूं नॉर्मल नहीं है? यहां कह रहा हूं और यहां कह रहा हूं। तो दिस इज 30 प्लस 10 40। ठीक हो गया जी, निकालना आ गया आपको। अब जरा खुद से एक दफा ना ये तीसरा वाला निकाल लें। अब ये इतना ज़्यादा मैंने इसको फिल कर दिया है कि शायद मैं अगर इस पर मजीद लिखूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो थोड़ा वीडियो पॉज करें और ये चौथी वाली चीज़ को निकालें। ये निस्बतन सिंपल है, निकाल लें इसको। अच्छा जी, आई होप कि आपने निकाला। मैं हाईलाइटर से कोशिश करता हूँ इसके ऊपर लिखने की। यहाँ पर जो ये पहला वाला नंबर है, जो जिसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि ये 200 है, जहाँ पे मैंने कहा कि स्पैम है और सचमुच में भी स्पैम थी। ये कहाँ है? ये तो यहाँ है। बड़ा सिंपली ये यहाँ पर है, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन यूज अ डिफरेंट कलर। ये वाला केस है। अच्छा, अब हम वो वाला केस देखते हैं जहां पर मैं कह रहा हूं स्पैम नहीं है और सचमुच में भी स्पैम नहीं है। तो मैं कहां कह रहा हूं स्पैम नहीं है, मैं, और कहां कहां सचमुच में स्पैम नहीं है? ये बेसिकली ये वाली चीजें, ये वो जगह हैं जहां पे मैं कह रहा हूं स्पैम नहीं है और सचमुच में भी स्पैम नहीं है। सो दिस इज 60 प्लस 70 78 एंड 78 प्लस 5 इज 83। ठीक है जी। अब वो वाला केस देख लें जहां पर मैं कह रहा हूं कि स्पैम है लेकिन सचमुच में स्पैम नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं स्पैम है? मैं यहां कह रहा हूं स्पैम है और ये सचमुच में स्पैम नहीं है। सो दिस इज 33। और ये वो केस है जहां पर मैं कह रहा हूं कि सिस्टम यानी मैं कह रहा हूं कि ये स्पैम है और सचमुच में ये स्पैम नहीं है। ये कौन से रह गए? ये वाले 51। तो नाउ यू नो हाउ टू टेक अ मल्टी क्लास कंटिंजेंसी मैट्रिक्स या मल्टी क्लास कंटिंजेंसी टेबल, और उससे आप ये अलग अलग पर क्लास
के कंटिंजेंसी टेबल्स निकाल सकते हैं। अब जब आपके पास ये पर क्लास कंटिंजेंसी टेबल्स आ गए हैं, तो नाउ यूजिंग दीज पर क्लास कंटिंजेंसी टेबल्स यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली इन द ट्रेडिशनल वे द प्रिसिजन्स। तो आपने इस पूरे से तीनों के अलग अलग टेबल्स बनाए, और तीनों टेबल बनाने के बाद आपने उनकी अलग अलग प्रिसिजन्स निकाली तीनों सिस्टम्स की। सो इट्स लाइक 3 बाइनरी क्लासिफायर्स, और उसके बाद उस सब कुछ की आपने एवरेज निकाल ली, यानी डिवाइड बाय 3। सो दिस इज नोन एज द मैक्रो एवरेजिंग। अब मैं जब माइक्रो करूंगा ना, तो तब आपको पूरी तरह क्लियर होगा कि इन दोनों में फर्क क्या था। सो नाउ लेट्स लुक एट दैट। ये जो केस मुझे यहां पर नजर आ रहा है इस साइड के ऊपर, ये मेरा पूल्ड या माइक्रो एवरेज्ड केस है। माइक्रो एवरेज केस में मैं क्या कह रहा हूँ? माइक्रो एवरेज केस में मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं परवाह भाई कि आप जो है वो अर्जेंट है, नॉर्मल है या स्पैम है। मुझे आप ये बताएं आपका ओवरऑल सिस्टम कितनी दफ़ा ट्रू होता है, सही चीज़ कहता है, यानी कितनी दफ़ा जो भी सही लेबल था वो कितनी दफ़ा उसको प्रिडिक्ट करता है, और जो भी गलत था यानी नो था वो कितनी दफ़ा नो को प्रिडिक्ट करता है। यानी अब ये तीनों को मिक्स कर रहा है, अब ये अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर रहा। सो ऑल इट्स सेइंग कि ये 268 इस किस्म की चीज़ें हैं जहां पर जो लेबल था वही सिस्टम ने कहा, यानी अर्जेंट था और अर्जेंट कहा, नॉर्मल था और नॉर्मल कहा, स्पैम था और स्पैम कहा, यानी दैट इज द सम ऑफ दिस प्लस दिस इज हियर। तो अब बाकी किस तरह निकलेंगे? ये वो केस है 635 जहां पर ये, मैं लेट मी चेंज द कलर, जहां पर ये चेंज टू बेटर कलर जहां पर ये सचमुच में इन जो भी लेबल यानी जहां जहां स्पैम नहीं था, अर्जेंट नहीं था, नॉर्मल नहीं था, और सिस्टम ने भी यही कहा कि स्पैम नहीं है, अर्जेंट नहीं है और नॉर्मल नहीं है, तो ये कौन सा केस है? इनका, इनका और इनका सम, इन तीनों का सम जो है वो ये वाली चीज बनेगी। ठीक है, एंड नाउ बिल्कुल उसी तरह से इन तीनों का सम जो है वो ये चीज आएगी, और इन तीनों का सम जो है वो ये चीज आएगी। एंड दिस इज नोन एज द माइक्रो एवरेज्ड प्रिसिजन। माइक्रो एवरेज प्रिसिजन में हम उन बेसिकली अलग अलग इंजन्स के अंदर चले गए, उन अलग अलग जो क्लासिफायर्स हैं उसके अंदर चले गए, और बस उनसे ये पूछ रहे हैं हमें ट्रू फॉल्स बताओ, ये ना बताओ कि अर्जेंट है, नॉर्मल है, ये क्या है। And now, so in this case, you can see that the micro average is 0.73 and the macro average is 0.60. एक काम ये करें, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको घूरें, इनमें फ़र्क ढूंढें, और फिर मुझे ये बताएं कि क्या आपको इन दोनों के कोई प्रोज एंड कॉन्स नज़र आ रहे हैं, कोई ख़राबी नज़र आ रही है इसमें से किसी में आपको कि जो जो जिसकी वजह से ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। पॉज कर लीजिए। ये है जनाब इसकी कंक्लूजन। जो आपकी माइक्रो एवरेज्ड है ना, वहां पर मसला सिर्फ यहां आता है कि वो डोमिनेट हो जाती है मोर फ्रीक्वेंट क्लास से। माइक्रो एवरेज कौन सी है? जिसमें बस आपने एक टेबल बनाया है, अलग अलग टेबल्स नहीं है। तो अब यहां पर फर्ज करें कि आपके पास जो अर्जेंट, नॉर्मल और स्पैम में लेट से अर्जेंट बहुत ज्यादा थे लेकिन नॉर्मल और स्पैम इतने नहीं थे, तो फिर आपके जो ट्रूज होंगे ना वो सारे के सारे इससे डोमिनेट होंगे। वही प्रॉब्लम जो आपके पास एक्यूरेसी के अंदर आया था कि अगर क्लास इम्बैलेंस है ना, तो देन माइक्रो एवरेज इज नॉट गुड बिकॉज द काउंट्स आर बीइंग पूल्ड। ये नहीं देख रहा कि अर्जेंट की कैसी परफॉर्मेंस हो रही है और नॉर्मल की कैसी हो रही है, यानी अलग अलग चीज़ों को तो देख ही नहीं रहा ना, ये देख रहा है ओवरऑल में कितनी दफ़ा इसने सही जवाब दिया। तो इट्स एंटायरली पॉसिबल कि इसने सारे अर्जेंट्स तो सही पकड़ लिए हों, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं फॉर एग्जाम्पल, और नॉर्मल्स बहुत कम हैं, और लेट्स से स्पैम बहुत कम है, और इसने ये सब के सब गलत आंसर किए, लेकिन स्टिल गेटिंग अ वेरी हाई वैल्यू इन दी माइक्रो एवरेजिंग। ये बहुत मुमकिन है। जबकि मैक्रो एवरेजिंग ये कहता है नहीं नहीं नहीं, पहले अलग अलग तीनों जो लेट्स से यहाँ पे 3 क्लासेस थी, तीनों के अलग अलग क्लासिफायर के रिजल्ट्स निकालो क्या है। अर्जेंट कितना अच्छा पकड़ रहा है, नॉर्मल कितना अच्छा पकड़ रहा है, स्पैम कितना अच्छा पकड़ रहा है, तीनों के रिजल्ट्स निकालो, एंड आखिर में उन तीनों का एवरेज लो। सो नाउ एट दिस पॉइंट इट्स वेरी इजी फॉर अस टू सी कि अगर इनमें से कोई एक बुरा परफॉर्म कर रहा है या एक से ज़्यादा बुरे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो यहाँ पर हमें नज़र ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ ज़रूर पकड़े जाएंगे, अगरचे कि ये एवरेजिंग जो है वो शायद फिर भी उसको किसी हद तक लूज़ करे, लेकिन उतना लूज़ नहीं करेगी। सो द मैक्रो एवरेज एवरेजिंग यानी माइक्रो एवरेज आपको आपके लिए, तो यहाँ पे हमने खाली ये भी एक चीज़ निकाली है ना, तो ये प्रिसीजन भी हो सकती थी, ये रिकॉल भी हो सकती थी, ये एफ मेजर भी हो सकता था, तो ये किसी भी चीज़ की मैक्रो और माइक्रो एवरेजिंग की जा सकती है। यानी सो मैक्रो एवरेज प्रिसीजन, मैक्रो एवरेज रिकॉल, मैक्रो एवरेज लेट्स से F1, इसी तरह से माइक्रो एवरेज प्रिसीजन रिकॉल F1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल क्लासेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड व्हेन देयर इज अ क्लास इम्बैलेंस स्पेशली।
ठीक है जनाब, तो विल स्टॉप हियर विद दिस एंड देन विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो कि यहाँ से आगे हमारे पास और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें अब मौजूद हैं।